क्या हो गया? गाउट हो गया? ठीक है। वो नहीं ले रहा है ना, उसी की आ गया। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार हर घंटे ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम देगी अपडेट। आज से ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा शुरू। मौसम की पूर्व सूचना से अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकेंगे किसान। सरकार ने त्योहारों के समय महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए उठाया कदम। सस्ती दरों पर चना और मसूर की दाल उपलब्ध करवाने की शुरुआत। एनसीसीएफ और नेफेड मोबाइल आउटलेट्स पर है उपलब्ध। चक्रवाती तूफान दाना के आज रात ओडिशा तट से टकराने की आशंका। तूफान के कारण भारी बारिश जारी। चक्रवाती तूफान दाना के कारण बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी। बिहार सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान। आधुनिक कृषि यंत्रों से बिहार के किसानों की बढ़ेगी आमदनी। राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कृषि यंत्रों का किया वितरण। और अब आइए समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। इस वर्ष मानसून सीजन में हुई अच्छी वर्षा के चलते डीएपी और अन्य उर्वरकों में मांग बढ़ी है, जिसके चलते सभी किसानों को डीएपी मिल सके। इसके लिए कृषि विभाग राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में डीएपी की दैनिक उपलब्धता की निरंतर समीक्षा कर कम उपलब्धता एवं अधिक खपत वाले जिलों को चिन्हित करते हुए सभी जिलों में प्राथमिकता से पूरी पारदर्शिता के साथ वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 34,000 मीट्रिक टन डीएपी, 4,18,000 मीट्रिक टन यूरिया, 2,22,000 मीट्रिक टन एसएसपी एवं 52,000 मीट्रिक टन एनपीके का स्टॉक उपलब्ध है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा राज्य में रबी 2024-25 हेतु अक्टूबर महीने में केंद्रीय सरकार द्वारा 1,80,000 मीट्रिक टन डीएपी का आवंटन किया गया। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 तक 74,000 मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति हुई है, जो कि आवंटित मात्रा का लगभग 42% है। किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में बिहार कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किसानों के बीच कृषि यंत्र बैंक और कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों का वितरण किया। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य के किसानों को आधुनिक तरीके से खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कृषि विभाग अत्याधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद के लिए अनुदान दे रहा है। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कृषि यंत्र, सिंचाई, बीज, खाद, बाजार व कृषि यंत्रों के साथ साथ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और रबी के सीजन से ही चने और सरसों की बुआई का समय शुरू हो जाता है। ऐसे में किसान अधिक पैदावार प्राप्त कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा किसानों को चने के अधिक उत्पादन देने वाली चने की नवीन किस्मों का उपयोग करने की सलाह दी गई। कृषि विभाग द्वारा चने की नवीन किस्में जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है एवं उसका उत्पादन भी अधिक होता है, ऐसे किस्मों का चयन करने की सलाह दी है। कृषि विभाग के अनुसार किसान चने की नई किस्में आरवीजी 202, आरवीजी 203, आरवीजी 204, आरवीजी 205, जेजी 24, जेजी 36 की बुआई करें। कृषि विभाग द्वारा जिले के बीज निगम, बीज उत्पादक समितियों एवं निजी विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही हैं।
आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने त्योहारों के समय महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए लोगों को सस्ती दरों पर चना और मसूर की दाल उपलब्ध करवाने की शुरुआत की है। भारत ब्रांड के दूसरे चरण के अंतर्गत एनसीसीएफ और नेफेड मोबाइल वैन और अपने आउटलेट्स के माध्यम से चना 58 रुपए प्रति किलो और मसूर की दाल 89 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रहा है। गौरतलब है कि भारत ब्रांड के नाम से सस्ता आटा और चावल पहले से ही सस्ती दरों पर बेचा जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज दिल्ली में इसकी शुरुआत की। हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो हमने एस्टैब्लिश किया है, इस बार हमको 10,000 करोड़ रुपए मिला है। ये 10,000 करोड़ रुपए उपयोग करके जब भी समस्या आएगा, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तुरंत इंटरवेंशन करने का काम कर रहे हैं। आज हमने मोबाइल वैन थ्रू केंद्रीय भंडार, एनसीसी, नाफेड, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बिग चेन रिटेल में ये सब हम सेल कर रहे हैं। हम और केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय आज ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत ग्राम पंचायतों को 5 दिनों का दैनिक मौसम पूर्वानुमान मिलेगा। मौसम की पूर्व सूचना से किसान अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकेंगे। दरअसल खेती किसानी और आपदा प्रबंधन में मौसम पूर्वानुमान को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। समय रहते मौसम का पूर्वानुमान मिल जाने से किसान अपनी फसलों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। इसी तरह आपदाओं के प्रबंधन में भी मौसम पूर्वानुमान की महत्वपूर्ण भूमिका है। मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से शुरू की गई मौसम पूर्वानुमान सेवा से ग्राम पंचायतें प्रति घंटे मौसम पूर्वानुमान की जांच कर सकेंगी। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में आज ये सेवा शुरू की गई है। पंचायती राज मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडे के हिस्से के रूप में ये पहल जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत बनाने, दीर्घकालिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, ग्रामीण आबादी को अधिक जलवायु अनुकूल बनाने और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर साबित होगी। इसके लिए मौसम विभाग के विस्तारित सेंसर कवरेज का सहयोग मिलेगा। मौसम का पूर्वानुमान पंचायती राज मंत्रालय के डिजिटल मंचों ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मानचित्र के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इन मंचों पर ग्राम पंचायतों को तापमान, वर्षा, हवा की गति और बादल छाए रहने के बारे में दैनिक जानकारी मिलेगी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल को पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य विकेंद्रित प्लानिंग, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित अकाउंटिंग में पारदर्शिता लाना है। वहीं मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय का आधिकारिक ऐप है जो नागरिकों को स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने और अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाने की अनुमति देकर सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। ग्राम मानचित्र भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य उन्नत भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण शासन के डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना है। चक्रवाती तूफान दाना तेजी से उड़ीसा और बंगाल तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तूफान दाना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल ये तूफान पारादीप से 280 और धामरा से 310 किलोमीटर दूर है। इस तूफान का लैंडफॉल धामरा और भितरकनिका के बीच होगा। लैंडफॉल के वक्त 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक लैंडफॉल के समय समुद्र में सामान्य से 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। बताया जा रहा है कि साल 2021 में आए चक्रवाती तूफान यास की तरह ही दाना का भी प्रभाव होगा। इस बीच चक्रवात दाना को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और चक्रवात के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय कदम उठाए गए हैं। कोस्ट गार्ड को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जहाजों, विमानों और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन को मछुआरों और नाविकों को मौसम की नियमित चेतावनी और सुरक्षा सलाह प्रसारित करने का काम सौंपा है।
भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार शाम से उड़ानों का परिचालन 16 घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया है। तूफान दाना के मद्देनजर पूर्वी रेलवे अपने सियालदेह मंडल में बृहस्पतिवार रात 8 बजे से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 190 लोकल ट्रेनों का परिचालन नहीं करेगा। We are in the process of actually evacuating the people in the vulnerable areas. The BDO is also here with me, and with the help of police also we are doing it. A lot of people are coming on their own, but some, people also have to be evacuated with the police because they don't want to leave their houses. But we feel that they could be vulnerable. 3 NDRF teams, but 1 is stationed in the headquarters, 2 are in the field. 1 is in Dhamra. The other team was in Dhamnagar, and we have 2 draft teams, and fire teams. We have about 4 fire. जुडिशन में 911 रजिस्टर्ड बर्ड है, वो टोटल 10 FLC है। वो तो सब FLC में बोट आ गया है लैंडिंग सेंटर में, और हम लोग का अनाउंसमेंट जो था गवर्नमेंट की तरफ से 20 तारीख से शुरू हुआ था, और ये फिशिंग बंद 26 तारीख तक किया गया है। अभी सभी बोट जितना भी जेटी में था उनको हम लोग नदी के अंदर में जाने के लिए, सेफ्टी रहने के लिए भेज दिया है। चक्रवाती तूफान दानो को लेकर ओडिशा के डिप्टी सीएम कनकवर्धन सिंह देव ने कहा कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। I have said each and every department of the government. It is not, don't limit it only to agriculture or the energy department. Each and every department of the government, including the chief minister, including the urban minister, including the revenue minister, everybody is seized of the situation, and we are taking whatever necessary steps need to be taken at the ground level, rather than just creating a fear psychosis amongst the people. We should be more proactive and give justice to the people. बंगाल की खाड़ी से उठने वाला समुद्री तूफान दाना 25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराएगा, जिसके चलते ओडिशा के पूरी जिले में कई इलाकों में हवा के साथ बारिश शुरू हुई। इसके अलावा जिले का अस्तरंग और काकटपुर ब्लॉक भारी बारिश से प्रभावित हुआ है। दिल्ली में यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया है और उसमें आज भी झाग का सैलाब दिख रहा है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से पहले यमुना नदी का कालिंदी कुंज इलाका बर्फनुमा सफेद झाग की परतों से ढका हुआ है। हालांकि कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाकों में गुरुवार की सुबह AQI एक बार फिर 390 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 394, जहांगीरपुरी में 395 और द्वारका में 390 दर्ज किया गया है। दिल्ली में दर्ज वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है, जिससे श्वास संबंधित गंभीर बीमारी होने की संभावना है। बता दें कि सामान्य वायु 0 से 50 AQI श्रेणी की होनी चाहिए, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में फिलहाल ये स्तर लगभग 400 के करीब पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रही है दिल्ली, और आज सुबह ही दिल्ली NCR में धुंध की एक पतली परत छा गई। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अति खराब श्रेणी में रखा है। दिल्ली के इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर भी सांसों के लिए संकट खड़ा हो गया है। यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और लगातार लोगों को इससे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से बात करें तो राजधानी दिल्ली का जो AQI लेवल है वो ग्रेड 2 पर पहुंच चुका है, और ग्रेड 2 के तहत जो ये आंकड़ा है 300 और 400 के बीच में है, और कई दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जो रेड जोन में पहुंच चुके हैं। मैं इस समय
जो है दिल्ली के इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर हूँ और आप देखिए ये सुबह सुबह की तस्वीर है और यहाँ से लेके और आपको आगे तक जो पॉल्यूशन की एक लेयर मानी जा सकती है, यहाँ से आगे तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और ये कर्तव्य पथ का वो इलाका है जहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, जहाँ पर लोग देश को देखने आते हैं, दिल्ली दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इसी कर्तव्य पथ की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उन्होंने मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिया है। जहाँ एक और वायु प्रदूषण है, वहीं दूसरी ओर यमुना भी बहुत ज्यादा मैली है और मैलापन ऐसा कि कालिंदी कुंज का जो पूरा यमुना का बेल्ट है वहां पर देखेंगे तो पूरी सफेद लेयर है, जो वो फोम की लेयर जो पॉल्यूटेड यमुना को दिखाती है। और ऐसे में ये वो समय है जब आगामी थोड़े समय बाद कुछ दिनों में ही छठ पर्व आने वाला, यानी कि पूर्वांचल का एक बड़ा पर्व है छठ पर्व, जिसके तहत जो व्रतधारी हैं उगते और ढलते सूर्य में अर्घ करते हैं और यमुना का आचमन करते हैं। लेकिन वो किस जल का आचमन करेंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन राकेश के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के रांची स्थित विकास भारती संस्था परिसर में पद्मश्री से सम्मानित विकास भारती के सचिव आदरणीय श्री जी के साथ पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि प्रकृति की सेवा हम सबका दायित्व है। आइए हम सब मिलकर मां समान धरती को हरियाली सौंपें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्मयोगी सप्ताह और विशेष अभियान 4.0 के तहत आई गॉड प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता ही सेवा मॉड्यूल पर सफाई मित्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत लगभग 3600 सफाई मित्रों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सफाई मित्रों को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना और उन्हें स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है। स्वच्छता ही सेवा मॉड्यूल पर सफाई मित्रों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और इसमें 3600 सफाई मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। और आइए अब जान लेते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं कोंकण में बारिश की संभावना को देखते हुए खड़ी फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहां के किसान सुबह के समय तैयार अगेती धान की कटाई का काम करें। कोंकण में साफ मौसम के दौरान मूंगफली की खुदाई भी कर लें। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में तैयार बाजरे और सोयाबीन की कटाई करते रहे। यहां के किसान ज्वार की कटाई भी जारी रखें। मराठवाड़ा में कुसुम और चने की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही विदर्भ में खरीफ की तैयार सोयाबीन, मक्का और ज्वार की कटाई जारी रखें। विदर्भ के वाशिम जिले के किसान इन दिनों गेहूं की बुवाई का काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और मक्का की कटाई करें। मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों सरसों की बुवाई का काम करें। बिहार की बात करें तो यहां के उत्तरी इलाके में अरहर की बुवाई का काम जल्दी पूरा कर लें। इन दिनों उत्तरी बिहार में सरसों की बुवाई कर सकते हैं। झारखंड के किसानों को सलाह है कि वो धान के खेतों में मेड़ों को मजबूत करें। धान की फसल में बाली आने के समय 5 से 10 सेंटीमीटर जल संरक्षण करें। वहीं सब्जियों के खेतों की मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सफेद पॉलीथीन से मिट्टी को कवर कर दें। असम में तैयार तिल, मूंग और उड़द की कटाई का काम करें। यहां के किसान रबी की मक्का, सरसों, राई और तोरई बो सकते हैं। असम में इन दिनों फूल गोभी, पत्ता गोभी और बैंगन की रोपाई जारी रखें। फसल में पानी की कमी से बचने के लिए हर दूसरे दिन जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शलजम को तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है।
शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीटों का भी हमला हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है। वहीं बात मंडियों में प्याज की आवक की करें तो बुधवार को प्याज की आवक सामान्य रही, साथ ही इसके भाव भी चढ़ते उतरते रहे। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 22 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 3,250 रुपए, जो कि 23 अक्टूबर को 300 रुपए बढ़कर 3,550 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 22 अक्टूबर को प्याज के सौदे 3,700 रुपए पर हुए। 23 अक्टूबर को यहाँ इसका भाव 200 रुपए टूटकर 3,500 रुपए पर आ गया। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 23 अक्टूबर को प्याज का भाव 125 रुपए की मजबूती के बाद 3,188 रुपए से 3,313 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 22 अक्टूबर को प्याज का कारोबार 4,230 रुपए पर हुआ, जो कि 23 अक्टूबर को 30 रुपए गिरकर 4,200 रुपए पर हुआ। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो 21 सितंबर को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। बात निर्यात की करें तो देश से होने वाले ताजा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से मई के महीने के दौरान देश से होने वाला ताजा सब्जियों का निर्यात 2,51,631 टन हो सका है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 4,65,510 टन रहा था। यानी बीते 2 महीनों के दौरान सब्जियों के निर्यात में 2,13,879 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के अंदर दलितों की क्या जगह है, इसका पर्दाफाश हो गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के वीडियो सामने आने के बाद। बीजेपी ने आगामी राजस्थान और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए नई सूची जारी की है। बीजेपी ने राजस्थान की 1 और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं।
कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे लिए उनके लिए चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर आने वाले भीषण चक्रवात दाना के मद्देनजर रेल मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की गई। पिछले कुछ दिनों से 100 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की मिली धमकियों के बाद केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्थिति से निपटने के तरीके के लिए जमकर फटकार लगाई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।